तो वी विल स्टार्ट विद अ कोट बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। तो कितने लोग हैं ना तैयारी करते हैं, चीजों को प्रिपेयर करते हैं, प्लानिंग करते हैं। यस नो, क्विकली आप लोग लिख दीजिएगा यस या नो। कितने लोग हैं जो हर एक चीज की प्लानिंग करते हैं? सुखदेव जी ने लिखा है यस, थैंक यू। अच्छा, बाकी लोग ओके। धर्मेश नहीं करते हैं। दिलीप तिवारी जी कह रहे यस। ओके। बाय द वे मैं बताता हूँ कि हम सब प्लान करते हैं, बट किसका प्लान करते हैं? जो चीजें हमारे लिए ना इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, छुट्टियां जाना हो, मान लो कि आज से 3 महीने के बाद में, क्या हम प्लान करते हैं? एब्सोल्युटली प्लान करते हैं। हमारे एग्जाम्स में हमने प्लान किया था कि एग्जाम इस डेट को होने वाला है तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। हमारे बच्चों के एग्जाम्स के लिए प्लान करते हैं। सो वी डू प्लानिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग विच इज इम्पोर्टेंट टू यू। ओके। हर एक चीज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उसको जरूर 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 प्लान करते हैं। तो मैं 5 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग बोलूंगा, ये 5 पीस जो है, पिलर्स है हमारे, उस पर बात करूंगा। ओके। आप सबने सुना भी होगा, प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ओके। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो हमारी खराब परफॉर्मेंस हो सकती है, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप सोचो कि हम लोग कहीं पे छुट्टी जाना है आज से 2 महीने के बाद में, और अगर हमने प्लान ही नहीं किया, हमने टिकट नहीं बुक किया, हमने रुकना कहाँ है वो भी नहीं बुक किया, हम तो क्या होने वाला है, हम कहाँ घूमने जाने वाले वो भी हमने नहीं सही से प्लान किया, हमने बस ऐसे बोल दिया कि 2 महीने के बाद में अपन घूमने जाएंगे, तो क्या होगा? अपना पोपट हो जाएगा, है ना? फिर पी से एक और पोपट हो जाएगा। तो इसलिए हमें प्लानिंग करना पड़ता है, और हम सब प्लानिंग करते हैं, नो डाउट ऑन दिस, है ना? तो चलिए हम प्लानिंग का मतलब समझते हैं। सबसे प्लानिंग का मतलब क्या है? कि हमें फ्यूचर में जाके देखना है कि हम क्या करने वाले हैं और उस पर क्या क्या एक्शन लेने वाले हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं एक एग्जांपल से समझा कि हमें छुट्टी जब जाना है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कहीं घूमने जाना है तो हम उसके प्लान करते हैं कि हम इस जगह पे जाएंगे, इस तारीख को जाएंगे। फिर हम ढूंढते हैं कि क्या माध्यम से जा सकते हैं, क्या हम ट्रेन से जाएंगे, या हम प्लेन से जाएंगे, या फिर हम गाड़ी से जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे, या फिर हम किसी को गाड़ी हायर करके जाएंगे। फिर हम कितने दिन वहां पे रुकेंगे। ओके। और फिर रुकने के बाद में हम कितने दिन वहां पे कहाँ घूमने जाएंगे, थोड़ा प्लान करके जाते हैं, है ना? अभी मेरी बेटी 10th में है, तो वो भी अभी अपने एग्जाम्स का, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो उसकी पढ़ाई का प्रेपरेशन कर रही है कि नहीं मैं इस दिन ये पढ़ने वाली हूँ, फिर इसका मैं ये एग्जाम दूंगी, फिर अगले दिन ये पढ़ूंगी, फिर ऐसा करके प्लानिंग। ओके। तो अगर हमने हर एक चीज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसकी प्लानिंग की है, तो क्यों नहीं हमारे को हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या मतलब है? फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ी आसान सी चीज है कि हम हमारे फाइनेंसेस के थ्रू जहां पहुंचना चाहते हैं उसके लिए भी सबसे पहले हमें तो पता हो कि हम पहुंचना कहाँ जाते चाहते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि कहीं घूमना जाना चाहते हैं, है ना? मान लेते हैं कि हम जाना चाहते हैं, मसूरी में जाना चाहते हैं, या देहरादून जाना चाहते हैं। तो मेरे को पता तो है कि मुझे देहरादून जाना है, और पुणे से देहरादून के लिए क्या क्या माध्यम है। तो हमारे को हमारे लाइफ के गोल को रीच करना है, तो ऐसे क्या चीजें हैं जो हमारे को रीच करना है? किसी के लिए शायद 2 करोड़ रुपए हो, किसी के लिए 20 करोड़ रुपए हो, किसी के लिए शायद 200 करोड़ रुपए हो, है ना? फिर वो प्रोसेस क्या होगा, मैं कैसे इसको पहुंच सकता हूँ? अगर मैंने बोला कि नहीं मेरे को 20 करोड़ पहुंचना है, तो ये कैसे होगा, है ना? अब इसमें कुछ चीजें हो सकती है कि मुझे शायद सीखना पड़ेगा, मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में ऐसा है कि हम ज्यादा पढ़ेंगे तो हमारे को अच्छी नौकरी मिलती है। सो यहाँ पे हमको या तो सीखना पड़ेगा, या फिर मेरे को मेरे एसेट बनाने हैं, मेरे को एक घर लेना है। ये सब चीजें होगी मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। ठीक है। अभी फाइनेंशियल प्लानिंग में एक और चीज जो बहुत ज्यादा हम लोग नहीं ध्यान रख पाते हैं, वो हम इन्फ्लेशन के बारे में नहीं ध्यान रख पाते। कितने लोग को इन्फ्लेशन के बारे में पता है? यस नो लिख दीजिएगा। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेट करना नहीं, मतलब वो बैलून को हम इन्फ्लेट करते थे वो वाला नहीं, है ना? चलो जी, काफी लोगों को पता है, ग्रेट, है ना? इन्फ्लेशन में थोड़ा एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि परसों मैं किसी शख्स से बात कर रहा था, उनका मुझे कॉल आया
तो मैंने उनसे पूछा कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो आपकी स्कूल फीस कितनी थी। आप सब लिख दो कि आप लोग जब पढ़ाई कर रहे थे ना तो आपके स्कूल की फीस कितनी हुआ करती थी। देखिए मैंने जब पढ़ाई की थी ना, तो मेरा 10th 1994 का है। ओके, और मैंने 1985 में फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया था। तो मुझे जितना याद है कि जब हम लोग फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास में थे तो हमारी 5 रुपया, 5 रुपीज एक क्वार्टर की फीस थी। फिर बाद में बढ़ के वो 15 रुपए हो गई। अभी यहाँ पे किसी ने 90 रुपए लिखा हुआ है। तो आपके स्कूल की फीस कितनी हुआ करती थी, मंथली या ईयरली, लिख दीजिएगा। देखो, जीवन जी ने 90 लिखा है, सुखदेव जी ने 10 लिखा है, दिलीप तिवारी जी ने 120 लिखा है, सुप्रिया जी ने 500 लिखा है, सुमित जी 0 पे थे। ओके, मोहम्मद रहमतुल्लाह 10 रुपया। अभी आप बताओ, क्या इतने ही पैसे में आज पढ़ाई हो सकती है? 210 थे लोग भी आज, है ना। तो मैं उनसे बात कर रहा था तो बोल रहे थे कि मेरी 500 थी, और मैंने बोला कि अभी अगर आज बच्चे को पढ़ाना है तो क्या होगी फीस, आज की फीस बताइए। अगर एक बच्चे को फर्स्ट क्लास में डालना है तो आपके यहाँ पे क्या फीस है? 2 लाख रुपए, 15 हजार रुपया, 20 हजार रुपया। देखो हर एक जगह अलग अलग फीस है, लेकिन आप सोचो कि जिस आज अगर मेरे पास उस वक्त 5 रुपए थे, या मेरी फीस चलो 100 रुपए 500 रुपए जो भी थी, आज क्या उतने में हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं महीने में? तो क्या हुआ, पैसे की कीमत कम हो गई, है ना। आज वो 500 रुपये 500 रुपये नहीं रहे। अब इसमें एग्जांपल देखें हम लोग गोल्ड का, तो 1990 में गोल्ड 3200 रुपये का था, 2003 में 5600 का, और 2022 में 49,200 रुपीज, मतलब मोटा मोटा 9.2 दशमलव की रेट से बढ़ता गया, है ना। पेट्रोल मुझे याद है कि पापा मुझे दे देते थे, गाड़ी में पेट्रोल भरवा के लेके आना है। हम सब ने भरवाया होगा बचपन में शायद, है ना। बचपन में मतलब जब हम यंग हुए थे, और अभी भी यंग है वैसे, लेकिन जब हम अपनी टीन्स को क्रॉस किया था तो टीन्स में था ना कि कहीं जाना है तो पेट्रोल भरा के आते थे। और मुझे अभी भी याद है कि उस वक्त, है ना, 14 रुपए का पेट्रोल आता था। 2003 में देखो यहाँ लिखा है कि 32.49, और अब तो 100 रुपए के ऊपर है। मतलब 8% का मोटा मोटा इन्फ्लेशन। उस तरीके से डीजल भी है और दूध भी है। तो हर पैसे की कीमत कम हो जाती। तो अगर मेरे पास में आज 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, है ना, अगर 1990 में 1 लाख रुपए मेरे पास पड़े थे और मैंने उसको केवल बैंक में रहने दिया, या मैंने घर पे रहने दिया, तो 2000 में मैं उससे केवल 48,000 की चीज खरीद सकता था। 2011 में 22 हजार का, सॉरी 2011 में 22 हजार का, और अभी हम बात करें तो उसकी कीमत करीबन 10 हजार के आसपास में है। तो वैल्यू ऑफ मनी 7% के हिसाब से कम हो गई। क्लियर है? अगर आपको क्लियर है कि इन्फ्लेशन क्या है तो आप लिख दीजिएगा इन्फ्लेशन, है ना। इन्फ्लेशन लिख दीजिए तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया। किसी ने लिखा था नो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ओके, चलो क्लियर है इन्फ्लेशन, क्लियर। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू, बहुत बढ़िया ऑडियंस है। काफी एंगेज रह रहे हो आप लोग आंसर कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब इन्फ्लेशन को थोड़ा और समझते हैं। तो हमारे खर्चों की भी इन्फ्लेशन बात करें तो 2012 में अगर मुझे 20 हजार रुपये लगते थे घर चलाने के लिए, तो 2022 में ये मुझे 37,500, या आज की डेट की बात करूं तो करीबन 40 हजार रुपये लगते हैं। और 2032 आते आते हैं ना, मुझे लगेंगे 70 हजार रुपया। ओके, अभी आप लोग बोलोगे ऐसे थोड़ी ना होता है, लेकिन ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आंकड़े कह रहे हैं, है ना। ये आंकड़े कह रहे हैं। आप जाओ पीछे, मतलब तो मेरे पापा की सैलरी हुआ करती थी 400 रुपये 1990s में। आज 400 रुपये सैलरी में कौन काम करेगा, क्योंकि उस वक्त खर्चे भी उतने ही होते थे। पढ़ाई की बात करें तो 2012 में 6 लाख में हो जाता था, आज 11.25 लाख है, या 12 लाख है आप समझ लो। और 2032 में ये 21-22 लाख के आसपास में हो जाएगी। शादियों की बात करते हैं, हमारे लिए काफी अच्छा अफेयर होता है हमारे इंडिया में। तो 2012 में 8 से 10 लाख में हो जाती थी। हमारी शादी बाय द वे 2004 में हुई थी, और 4-5 लाख रुपए खर्चे लगे थे। आज वही चीज 15 से 18 लाख है, और 2032 में ना 30 से 35 लाख लगेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक चीज में, है ना, कॉस्ट बढ़ते चली जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है ना। तो अब हम कुछ स्टेप्स की बात करें। अगर आपको इन्फ्लेशन क्लियर है ना, तो हम अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स है। ओके, और ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है।
ठीक है, जो मुझे अभी तक समझ में आया है, तो मैं किसी को यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कि कोई सही है या कोई गलत है। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये कहता है कि ये फाइनेंशियल स्टेप्स होने चाहिए हमारे पास में। तो सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है ना, वो है, या मेरी जो स्टडी है वो ये कहती है कि हमारे पास जो भी चीज है ना उसको प्रोटेक्ट करना, ये हमारा सबसे पहला मेन मकसद होना चाहिए। जो मेरे पास में है उसको बचाना, प्रोटेक्ट करना, वेल्थ प्रोटेक्शन। ओके। दूसरा मैं बात करूं तो वेल्थ क्रिएशन। ओके। कई लोग होते हैं, आप सबने देखा होगा कि पैसे कहीं लगा देते हैं। ओके। और उसके बाद में वो पैसे डूब जाते हैं। तो हमें सबसे पहली चीज है वेल्थ प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए, फिर वेल्थ क्रिएशन, और फिर उसके बाद में जब बहुत ज्यादा वेल्थ हो जाएगी तो एब्सोल्युटली हमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सबको पता है कि जो भी हमने वेल्थ क्रिएट की है, ये पैसा हम अपने साथ तो लेके नहीं जा सकते हैं मृत्यु के उपरांत। तो हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वो भी हमारे को प्लान करना चाहिए। ये पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है। मतलब पहली चीज प्रोटेक्शन, जो है उसको बचाओ। दूसरी चीज है क्रिएशन, उसको बढ़ाना। ओके। और फिर उसके बाद में वो बांटना। ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो आप लिख दो PCD, प्रोटेक्शन, क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, PCD लिख दीजिएगा। चलो, ग्रेट, वंडरफुल ऑडियंस। और तो हम कुछ प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या प्रोसेस होंगे, ठीक है, तो पहला काम हमें को क्या करने का है कि पहले उसको प्लान करना है। अब प्लान ऐसा नहीं होता है कि हमने पहला प्लान बनाया और वो चल गया, है ना। जैसे हम हमारे घर का भी प्लान बनाते हैं, अगर आपने कभी घर का प्लान बनवाया हो, तो पहले एक प्लान बनाते हैं, फिर देखते हैं नहीं, वो आर्किटेक्ट बताता है ऐसा नहीं, या फिर हमारे घर वाले बताते हैं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, या आप वास्तु कंसल्टेंट से बात कर रहे हो, तो वो सब चीजें ड्राफ्ट बनते हैं, एक दो तीन चार बनते हैं, और फिर एक फाइनल प्लान बनता है। अब जैसे ही आपका घर का प्लान बन गया, ओके, तो आप क्या करते हो कि आप किससे बनाना है ना। उसी तरीके से फाइनेंस के प्लान पे भी आप जब एक बार बैठोगे, दो बार बैठोगे, तीन बार बैठोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये मेरे को इस तरीके से करना है। अब मुझे यहाँ तक पहुंचना है तो मेरे को क्या क्या प्रोडक्ट होंगे वो समझना जरूरी होगा। अब मैंने वो फाइनल कर लिया कि ठीक है चलो ऐसा होगा, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा इम्प्लीमेंटेशन। मतलब उसको हमको फॉलो करना है। अभी हमने वहां पे लिखा है कि नहीं, मेरे को पहले एक इंश्योरेंस लेना चाहिए, सबसे पहले मेरा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, या फिर मेरे को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो वो मेरे को लेना पड़ेगा, किससे लेना है वो फिर हमारे को देखना पड़ेगा, मतलब कौन सा प्रोडक्ट हमारे को लेना चाहिए, है ना। फिर मैं कहता हूँ नहीं, मेरे को स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है, या मेरे को म्यूचुअल फंड में डालना है, या मेरे को रियल एस्टेट बनाना है, तो मेरे को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और एग्जीक्यूशन हो गया, अब उसके बाद में मॉनिटरिंग या रिव्यू करना पड़ेगा कि भाई हमने जो लिया था वो बराबर है कि नहीं है ना। वो एग्जैक्टली वैसे ही चीज हो रही है कि नहीं हो रहा है, मतलब 6 महीने के बाद में देखा अरे यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो उसको मॉनिटर करना है। हम फॉलो अप करो जिसने आपको गाइड किया है इसमें, और आपके कुछ सवाल है तो पूछो, और फिर से मिलो उसके बाद में, चेक करो कि आपका गोल जो था वो वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। एनालिसिस कीजिएगा और डाटा कलेक्शन कीजिए। हमने इतना इतना किया है, अभी हम एक एक दिन में तो हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे, कुछ समय लगेगा हमारे को ना। तो हर 6 महीने में, एक साल के अंदर उसको एनालाइज करना कि हम सही राह पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, है ना। यह हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस होगा। तो मैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करना है, उसमें हमारे को हमारे कैश फ्लो का एनालिसिस करना है। कैश फ्लो का एनालिसिस आप लोग में से किसी को पता है क्या होता है? यस, नो, मे बी। चलिए, अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये कुछ 9 पॉइंट्स हैं जिनको हमको फॉलो करना होगा। ओके। तो पहली चीज है कैश फ्लो एनालिसिस। तो कैश फ्लो एनालिसिस मतलब क्या है कि सबसे पहले मेरे कैश सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से मेरे पास में पैसा आता है। ओके। मतलब अगर आप जॉब करते हो, आपका बिजनेस है, तो वहां से पैसा आता होगा। हो सकता है कि आपको पैतृक कोई संपत्ति मिली हो, वो भी आपका सोर्स हो सकता है, वहां से कुछ भाड़ा आ रहा है आपको, ये भी आपकी कैश सोर्स हो गया। आप कैश यूज कहाँ कहाँ करते हो ये भी पता होना चाहिए। अब ये एक डब्बा बड़ा और एक डब्बा छोटा क्यों बनाया है,
वो भी बताता हूँ मैं आपको, है ना। तो जो आपके कैश सोर्सेस है कि महीने में या साल में ये पैसा आता है, और जो आप कैश यूज करते हो, इसको जब आप माइनस करोगे तो कैश बैलेंस हो जाएगा। आइडियली ऐसा ही होना चाहिए कि आपके कैश सोर्सेस ज्यादा होने चाहिए और कैश यूज कम होना चाहिए, और बैलेंस ज्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या सबका ऐसा होता है? आज क्रेडिट कार्ड की वो आने के बाद में थोड़ा सा चैलेंज है लोगों के साथ में, कुछ इस तरीके से नहीं होता। लोगों के कैश सोर्सेस कम भी होते हैं तो लोग कैश ज्यादा यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड से मिल जाता है और फिर उसके बाद में माइनस में चलते रहते हैं। मतलब महीने को जब उनकी इनकम आती है, बहुत सारे सैलरीड लोगों की, तो मैंने देखा है कि वो बैंकों के लिए काम करते हैं और बैंक को देके वो खुश हो जाते हैं और किसी तरीके से फिर अगला महीना किसी से मांग के या क्रेडिट कार्ड पे कर लेते हैं। तो ये आइडियल कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो कैश फ्लो एनालिसिस कीजिए। अब बैठिए अपने साथ, अपने स्पाउस के साथ बैठिए और एक वो बनाइए कि मेरी इनकम कहाँ कहाँ से हमारे घर पे आती है और हम कहाँ कहाँ पे खर्चा करते हैं, और वो जो बच गया वो कैश बैलेंस है। ओके। दूसरी चीज है नेटवर्थ। अगर आपको कैश फ्लो एनालिसिस समझ में आ गया है, ठीक है, तो लिख दो कैश। कैश लिख दीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। चलो जी, काफी लोग कैश लिख रहे हैं। सुधीर जी ने लिखा है रिपीट, थैंक यू सुधीर जी। तो देखिए, कैश फ्लो एनालिसिस करने का मतलब ये है कि हम अपने फैमिली के साथ में बैठे और हम लिखना शुरू करें एक पेन पेपर पे या एक्सेल पे, किसी भी माध्यम से, कि मेरे को कहाँ कहाँ से मंथली या ईयरली बेसिस पे पैसा आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं जॉब करता हूँ तो मेरे को वहां से इनकम आती है। अगर मेरा बिजनेस है तो मेरे को वहां से इनकम आती है। ओके। अगर मेरे पास में कुछ एसेट्स है, मेरे कुछ घर है जो पैतृक मिले या फिर मैंने बनाए हैं, है ना, और वहां से मेरे को भाड़ा रेंट आता है। ओके। तो ये सब चीजें, और भी ये चीज हो सकती है, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, आपने SWP किया होगा, या आपने FD किया, उसका रिटर्न आता है ना। वैसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आप कैश के सोर्सेस को लिख लीजिए, फिर उसमें से माइनस कीजिए जो आपके कैश यूज होते हैं। मतलब हर महीने या साल भर में आपके कहाँ कहाँ खर्च होते हैं। अगर आपका घर है तो आपको EMI देते होगे। ओके, सॉरी, घर है तो आपका बैंक का EMI है, अगर लोन पे है तो वो हो गया। यस, है ना। फिर उसके बाद में आप अगर प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हो वो भी हो गया। आपके घर के खर्चे होते हैं, डेली खर्चे होते हैं। बच्चे हैं तो बच्चे के स्कूल की फीस होती होगी, और खर्चे होते होंगे, आउटिंग पे जाते हैं हम लोग, तो वो सब लिखना है। और जो बचेगा वो मेरा कैश बैलेंस हो गया। ठीक है। इसको आप मंथली या ईयरली एक्टिविटी जैसा कर सकते हो। अगर कोई चीज मंथली आप करना चाह रहे हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आपके अगर कोई ईयरली चीज है, जैसे मैंने बोला प्रॉपर्टी टैक्स है, आपके इंश्योरेंस के वो है, तो उनको आप मंथली बेसिस पे डिवाइड कर दीजिए। मान लो कि अगर किसी का 35,000 का हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आप उसको डिवाइड करो तो मोटा मोटा 3,000 रुपये महीने का आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेटवर्थ को जानते हैं। पता तो हो, हम सब ने नाम सुना है, नेटवर्थ नेटवर्थ नेटवर्थ, है ना। तो ये होता क्या है? तो बड़ी सिंपल सी चीज है। जैसे हमने पहले एक सिंपल फॉर्मूले से समझा, ऐसा ही एक फॉर्मूला है। एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू नेटवर्थ, है ना। अब एसेट्स क्या है? जो चीजें मुझे पैसा देती हैं, है ना, उनको हम कहते हैं एसेट्स। और जो चीजें हमारा पैसा लेती हैं उनको कहते हैं लायबिलिटी। ओके। अभी हम लोग इसके ऊपर एक बहुत बेहतरीन बुक पढ़ रहे हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट करके, जो हमारी बुक रीडिंग कम्युनिटी में हम रात में पढ़ते हैं 9:30 बजे से। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ये एसेट और लायबिलिटी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप उस सेशन में आ सकते हो, फ्री है। आप वहाँ पे आके है ना इसको सीख सकते हो। हम लोग भी सीख रहे हैं, आप भी सीखिए हमारे साथ में। सो टिपिकली एसेट की मैं बात करूं तो जिस घर में मैं रहता हूँ वहां पे वो एसेट नहीं है, क्योंकि मेरे को वहां से पैसा आ नहीं रहा है। उल्टा मैं प्रॉपर्टी टैक्स या मेंटेनेंस के नाम पे पैसा दे रहा हूँ, तो वो मेरी लायबिलिटी हो गई क्योंकि मैं दे रहा हूँ। ओके। लेकिन एक ऐसा घर जो मैंने किसी को रेंट पे दिया हुआ है, तो वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस माइनस करने के बाद में जो पैसा आता है वो मेरा एसेट में आ गया। ठीक है। एक गाड़ी जो मैं चलाता हूँ उससे मेरे को पैसा नहीं आता है, लेकिन एक गाड़ी अगर है मेरे पास में और वो हमने ओला उबर या किसी ड्राइवर को दे के रखी और उससे पैसा आता है, तो वो मेरा एसेट हो गया। तो एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू नेटवर्थ। अगर आपको एक क्लियर समझ में आया है तो NW लिख दीजिएगा नेटवर्थ के लिए, NW, है ना।
चलिए, थैंक यू। आप लोग को नेटवर्क समझ में आ गया है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, मैं जल्दी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये समझना जरूरी है हम सभी के लिए। ओके। अब देखो, ये एसेट्स में हम बात करें तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना। किसी ने एफडी किया हुआ है, एनएससी ली होगी, गोल्ड लिया हुआ है, म्यूचुअल फंड है, रियल एस्टेट है। तो ये सब हमारे को देखना है। एसेट एलोकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो हम जब कभी भी इसको प्लान करें तो हमारे को करना चाहिए। मतलब मेरे सभी कहते हैं ना कि आपको सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो उसी तरीके से हमारे सब पैसा एक जगह पे नहीं रखना चाहिए। हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने सब म्यूचुअल फंड में डाल दिया, या मैंने सब स्टॉक में डाल दिया, या मैंने सब कुछ रियल एस्टेट में डाल दिया। हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इसको। अब हम थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइलिंग के ऊपर बात करते हैं। क्या सब लोगों ने स्टॉक मार्केट में ही पैसा डाल देना चाहिए? सब लोगों ने स्टॉक मार्केट में बहुत एग्रेसिव इस पे ही डाल देना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे को देखना है हमारी रिस्क प्रोफाइलिंग करके। और रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे एग्जांपल से कुछ लोगों के नाम लेके बोलता हूँ। जैसे रोहित जो है यहाँ पे, रोहित इज 21। तो आज अगर उन्होंने कुछ पैसा लगाया और वो पैसा मान लो कि डूब भी जाता है, तो ही इज हैविंग चांस कि ये पैसे को फिर कमा सकते हैं। ही इज जस्ट 21, है ना। अगर 5 साल में वो पैसा कहीं जल चला भी जाता है, तो वो एग्रेसिव इसमें रिस्क वो कर सकते हैं, वो एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कोई 60s में है, आप में से कोई है जो 60s के आसपास में है? एनीवन इन 60s? सुनीता माँ नहीं दिख रहे हैं मेरे को, और कोई? चलिए, अगर कोई 60s में है या 50s में है, तो उनके लिए क्या है कि उनको है ना, रिस्क ज्यादा नहीं लेनी। उनको है ना ऐसी जगह लेनी जहाँ पे फिक्स रिटर्न मिले, मेरा पैसा डूबे नहीं। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, एफडीज हो सकते हैं, उनको ज्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए, है ना। फिर अगर आप बीच में हो, 40s वगैरह में हो, तो आप मॉडरेट रिस्क लो। थोड़ा सा आप पैसे को ऐसी जगह रखो जहाँ पे बढ़ भी जाए, और कुछ पैसे को ऐसे भी जगह रखो जहाँ पे रिस्क थोड़ी सी कम हो, है ना। तो इस तरीके से हमारे को प्लान करना चाहिए कि हम कैसे रिस्क में आना चाहते, प्रोफाइलिंग करना चाह रहे हैं अपने लिए। तो जब आप किसी के लिए बैठो या अपने लिए देखो, तो अपनी एज फैक्टर को देख के समझना भी बहुत जरूरी है कि हम कैसे रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और इमरजेंसी फंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले बात किया था कि पहली चीज जो है वो प्रोटेक्शन है। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हम हमेशा जो भी चीज हम कर रहे हैं वहां से पैसा आता ही रहेगा। ओके। तो हमें क्या करना है, हमारे को 6 महीने का है ना फंड, जो हमारा मंथली एक्सपेंसेस है। अभी जब आप पहला एक्टिविटी करोगे ना आपका कैश फ्लो एनालिसिस का, तो आपको पता चलेगा कि महीने में कितना खर्चा करते हो। तो 6 महीने का फंड आपके सेविंग अकाउंट में या शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में रखिएगा, वो भी डेप्ट वाले में, है ना। डेप्ट वाले में मैंने कहा, एग्रेसिव वाले में नहीं बोला है मैंने। आपको उसको डेप्ट फंड में रखना चाहिए। क्यों ऐसा रखना चाहिए? क्योंकि कभी भी जरूरत हो सकती है। अभी कोविड जैसी सिचुएशन आई थी, हम सब ने कोविड को फेस किया है। तो कोविड में बहुत लोगों की नौकरी चली गई थी, या बहुत लोगों की सैलरी है ना, इनकम थी वो 50% हो गई थी। तो ऐसा भी केस आ सकता है। और कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। कल आपका ऑर्गेनाइजेशन बोले कि नहीं, अभी हमारे को जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे? या फिर आप जो बिजनेस करते हो वहां पे एकदम से कोई लिमिटेशन आ गई, तो हमारे पास में अगले 6 महीने का, क्योंकि अगर हम कुछ चीज सेट करना चाहते हैं, नया करना पड़ेगा हमारे को, तो थोड़ा समय तो लगेगा। तो हमारे पास में 6 महीने का है ना एक्सपेंसेस हमारे सेविंग्स अकाउंट में, या फिर शॉर्ट टर्म डेब्ट अकाउंट में हमारे पास में होने चाहिए। उसके बाद में देखिए, प्रोटेक्शन प्लानिंग की बात कर रहा हूं मैं। मतलब हमने पहले बात की थी जैसे प्रोटेक्शन की, तो उसी पे मैं वापस बात कर रहा हूँ कि हमारे पास में लाइफ से रिलेटेड और नॉन लाइफ रिलेटेड दो प्रोटेक्शन होने बहुत जरूरी है। और देखिए, जब मैं प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास में इंश्योरेंस होने बहुत जरूरी है। पहले इन्वेस्टमेंट से पहले हमारे को से प्रोटेक्ट करना है। तो हमारे पास में एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। कोविड में आप लोगों ने देखा होगा, जानते होंगे कि लोगों को बहुत खर्चा लग गया, 14 लाख 20 लाख रुपए ऑपरेशन में लग गए। और अगर आपके पास में एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आपने जो भी प्लानिंग किया है, आप सेव कर रहे हो, आपके एसेट्स आप क्रिएट कर रहे हो, वो हिट हो जाते हैं। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए, है ना। व्हीकल, अगर आपकी गाड़ी है तो वो तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है, तो लेना ही पड़ता है।
ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी पे भी इंश्योरेंस लेके रखिए। ठीक है। और मेरे को तो लगता है कि जैसे व्हीकल इंश्योरेंस कंपलसरी किया है गवर्नमेंट ने, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस वगैरह भी कर ही देना चाहिए। ठीक है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने किया नहीं, इसलिए हम इतना ध्यान नहीं देते। कोई भी चीज कंपलसरी होगी तो करना ही पड़ता है। ओके। तो ये इंश्योरेंस हो गए नॉन लाइफ वाले। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये भी बहुत जरूरी है। इसमें दो तरीके के इंश्योरेंस, देखो इनको कहते हैं कि हमारे इनकम रिप्लेसमेंट मेथड या फिर एक्सपेंसेस रिप्लेसमेंट मेथड। मतलब आज हम कुछ पैसे कमा रहे हैं, इसके लिए हमारी फैमिली उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पा रही है। कल अगर ये पैसे नहीं आएंगे तो हम सबने सुना है ना, बहुत सारे ऐसे केसेस हम जानते होंगे जहाँ पे वो मेन अर्नर चले गए और उसके बाद में फैमिली को बहुत बुरे तरीके से जीना पड़ा। तो हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हमारे को एक टर्म इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। मतलब कि टर्म इंश्योरेंस क्या करेगा, टर्म इंश्योरेंस आपको आपकी फैमिली को है ना एक इनकम देगा अगर आपको कुछ हो जाता है। और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्या करेगा कि अगर आपको कुछ एक्सीडेंट हो गया, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो आपकी इनकम को रिप्लेस करेगा। तो मैंने इसलिए बोला इनकम रिप्लेसमेंट मेथड एंड एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम है ना अपनी फैमिली की लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। एक इंसान को तो चेंज करना या उसको रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस इंसान की इनकम को रिप्लेस किया जा सकता है, जिससे कि बाकी फाइनेंशियल चैलेंजेस ना आए और हमारे बच्चे, हमारी फैमिली है ना सही लाइफ स्टाइल को मैनेज कर सके। तो ये हो गया प्रोटेक्शन प्लानिंग। अब हम बात करेंगे, जब हमने प्रोटेक्शन किया तो अब मेरे पास जो पैसा होता है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ओके, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में क्या चीज आती है हमारे पास में? सबसे पहले तो ये जानना है कि भाई मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या है। देखियो बहुत सारे लोग हैं ना, मैंने देखा है कि वो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डाल देते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर देते हैं, और फिर बाद में 3 महीने 6 महीने के बाद में या 2 साल के बाद में वो पैसे को निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमने ये पैसा क्यों डाला है। पैसा बढ़ गया, अच्छा बढ़ गया, चलो अभी अपन ये खरीद लेते हैं। सो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि है ना हमने प्लान ही नहीं किया होता क्यों डाला है, बस 10,000 की एसआईपी शुरू कर दी हमने, है ना। हमें पता ही नहीं है कि हमारे गोल क्या है। तो सबसे पहले हमारे फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए। जैसे मैं कुछ कॉमन गोल्स सबके लिए बोलता हूँ। हर एक बंदा है ना एक एज में रिटायरमेंट होगी होगी। तो हमारे पास एक रिटायरमेंट का प्लानिंग होना चाहिए कि जब मैं पैसे के लिए काम नहीं कर पाऊं तब मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मेरा, हम उसको कहते हैं कि मेरा रिटायरमेंट का प्लानिंग, मतलब मैं उस वक्त 60s में, जब मेरी शरीर ज्यादा हमारे को ना दे, 58 में अगर जॉब करते हो तो आपकी जो कंपनी की पॉलिसी होगी उसके हिसाब से, है ना। फाइनेंशियल गोल्स को पहले सेट कीजिए। एक गोल ये हो गया। दूसरा, अगर आपके बच्चे हैं या फिर होंगे, है ना, तो बच्चों की हायर एजुकेशन जो नॉर्मली 12th के बाद में होती है, काफी अच्छा पैसा लगता है उसमें। बच्चों की शादी हमारे यहाँ एक अच्छा कॉस्टली अफेयर होता है, उसको प्लान करना होता है। और अभी तो मुझे लगता है कि बच्चे जिनके नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए तो आगे ये भी है कि बच्चे की पढ़ाई करानी है ना। तो वो फर्स्ट क्लास की फीस भी, अभी सुप्रिया जी जैसे बताई थी कि फर्स्ट सेकंड क्लास की भी 1 लाख 2 लाख रुपए है। तो इसको भी प्लान करना है। अगर आपको लगता है कि ये मेरा घर नहीं है तो मुझे घर लेना है अगले 5 साल में 10 साल में, तो वो घर तो आप ईएमआई पे ले लोगे, लेकिन उसके लिए जो पैसा पहले देना है ना, 10% 20%, उसको प्लान करना। या आपके कुछ ड्रीम्स है कि नहीं मुझे है ना एक कंट्री में जाना है, फैमिली के साथ में घूमने जाना है, तो उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। ये सब मेरे कुछ फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं। ठीक है ना। जब मैं हम गोल आइडेंटिफाई करें तो हमारी रिस्क को एनालाइज करना बहुत जरूरी कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। मतलब जो एक 20 साल या 21 साल वाला शख्स रिस्क ले सकता है, क्या उतना एक रिस्क 50 साल वाला शख्स ले सकता है? नहीं, है ना। तो हमारे को उस रिस्क को एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। हाँ, अगर मेरी इनकम अभी भी मान लेते हैं कि एक 50 साल का शख्स है और उसको 5 लाख रुपए महीने का आता है, तो वो 1 लाख 2 लाख पे ज्यादा रिस्क ले सकता है, क्योंकि अब उसके पास काफी अच्छा सरप्लस अमाउंट है जिसपे रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन किसी तरीके से हम हमारे घर को ही वो कर पा रहे, तो मेरे को नहीं दिखता है कि यहाँ पे ज्यादा हमें रिस्क लेना चाहिए। हमारे टाइम फ्रेम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं ना मेरे जीजा जी से एक दिन बात कर रहा था, मैं नागपुर गया हुआ था।
तो बोले कि अब मेरे पास में वक्त ही नहीं कि मैं ये कुछ प्लान कर पाऊँ, क्योंकि अब तो मैं 50+ हो चुका हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, मेरा तो 60 आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी टाइम है आपके पास में, उस टाइम फ्रेम को याद रख के हमें आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कितना टाइम है मेरे पास में। मतलब अगर मैं 59 पे हूँ और मैं बोलूँ कि एक साल में प्लान करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जितना जल्दी हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको उतना हमारे लिए अच्छा होगा, है ना। और फिर उसके बाद में जब हम टाइम फ्रेम आइडेंटिफाई कर ले, तो अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे मेरे को जाना है। ओके। बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे अभी भी हमने बात की, आपके लिए म्यूचुअल फंड हो सकता है, आपके लिए स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स हो सकते हैं, रियल एस्टेट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, एफडी हो सकता है। आजकल फॉरेक्स में लोग करते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो में करते हैं। तो उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा होगा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए। बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी एक प्रोडक्ट है ना। तो एक बढ़िया से कोट से हम बात करेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला, इन दिस वर्ल्ड नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टेन एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस। कितने लोग एग्री करते हैं इससे? मतलब यहाँ पे वो कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए, कोई भी चीज है ना, तय नहीं है। दो चीजें तय है, एक तो मृत्यु और दूसरा टैक्स। एग्री करते हो तो यस लिख दीजिएगा आप लोग, नहीं तो बेंजामिन जी गुस्सा कर लेंगे। चलिए, थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सुखदेव जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू संजय जी, थैंक यू धर्मेश जी। वाह, इतने सारे लोग एक्टिव हैं, मुझे मजा आ रहा है आप लोगों से बात करने में। ओके। तो अब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, सब कुछ हो गया, है ना। लेकिन मैंने एक चीज बोली कि टैक्स और मृत्यु तो तय है। तो अब आता है कि आपको है ना एस्टेट प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना, प्रोटेक्शन करना है, क्रिएशन करना है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत जरूरी है। जब ये नहीं किया जाता है तो बाद में आप सबने देखा होगा कि फैमिली के बीच में है ना तनाव हो जाता है, केसेस हो जाते हैं, कोर्ट केसेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने इसको प्लान ही नहीं किया। तो जो भी आपके पास में एसेट्स है, उनको प्लान करना कि किसको क्या देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है कि जो भी हमने एस्टेट बनाया है, प्रॉपर्टी बनाई है ना, कैश होगा, ज्वेलरी होगी, कार हो गए, हाउस होंगे, आपकी जमीन हो सकती है, इन सब चीजों को है ना प्लान करना है कि नॉमिनेशन के बाद में नॉमिनेशन करना है, या विल बनानी है, या फिर ट्रस्ट बनाना है। ज्यादा हो तो आप ट्रस्ट बना सकते हो। आपको नहीं लगता है कि मेरे को फैमिली को ही पूरा देना है, सोशल कॉज में करना है, तो आप ट्रस्ट बना के उसमें ट्रांसफर करके भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है फाइनेंशियल प्लानिंग में, क्योंकि पैसा तो बन जाता है, लेकिन पैसा बनने के बाद में अगर इनको सही तरीके से नहीं किया, तो पैसा के बाद में फैमिली उसको एंजॉय नहीं कर पाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन उसको एंजॉय कर पाए, तो हमारे को इसको प्लान करना बहुत जरूरी है। और एक और प्लानिंग जो हमने टैक्स के बारे में बात की थी, तो टैक्स तो देखो भाई, पक्की बात है कि सबको लगने वाला है ना। और तो इसके लिए भी कुछ अच्छे टूल्स होते हैं। जैसे 80C में हम बात करें तो हमारे पास NSC, लाइफ इंश्योरेंस, ELSS, और ऐसे काफी सारे टूल्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे PPF हो गया, 5 साल के लिए FD हो गया। कुछ लोग होम लोन ले लेते हैं, उससे भी बचता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए, है ना। एक 80D करके होता है, जहाँ पे आप मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो उसमें आप पैसे बचाते हो। फिर एक Section 24B है, जहाँ पे होम लोन का इंटरेस्ट भी बचाते हो। तो घर लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर हर कोई ले नहीं सकता। जब आप घर लेते हो तो आप 24B में भी 2 लाख तक बचाते हो, और 80C में भी पैसे बचाते हो, है ना। तो और इसलिए रिच लोग और रिच होते चले जाते हैं, क्योंकि वो पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, और एक घर से दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ना कि आपका पहला इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होना चाहिए। तो अगर आप में से किसी को भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना हो, कहीं पे भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे से जरूर कनेक्ट कीजिएगा। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अब उसके बाद में 9th पॉइंट पे आते हैं। हमने सब कुछ कर लिया, प्लान कर ली चीजें, है ना। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हमेशा करते रहना जरूरी है, हर 6 महीने में बैठिए, बहुत हो गया तो एक साल में बैठिए, मॉनिटर कीजिए, रिव्यू कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल गोल्स चेंज होते रह सकते हैं, है ना। इकोनॉमिक प्रोफाइल चेंज हो सकते हैं, या फाइनेंशियल मार्केट ही चेंज हो जाए, है ना। कोविड के समय फाइनेंशियल मार्केट बहुत अलग था, उसके पहले अलग था, अब अलग है।
तो उसके हिसाब से हमारे जो गोल्स है उनको रिव्यू करना भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी कुछ मिसकंसेप्शंस की बात कर लेते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग है ना अमीर लोगों के लिए ही है। किस किस को कौन कौन इससे एग्री करता है? कौन कौन को किस किस को लगता है कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग तो अमीर लोगों के लिए ही है? दिलीप जी ने नो लिखा है। दिलीप जी तो खुद इंश्योरेंस में इतना 5,000 कस्टमर है उनके पास, फाइन नहीं लिखा। तो बहुत हेल्प करते हैं, थैंक यू दिलीप जी, आपको तो क्लियर है। और किसी को लगता है? अग्रवाल जी ने भी मना किया, राकेश जी ने भी नो लिखा है। क्या ऑडियंस है, मजा आ गया है ना, बहुत बढ़िया। तो आप लोग बहुत अच्छा जानते हो इसके बारे में। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल प्लानिंग रिच लोगों के लिए है, हर किसी को करना चाहिए। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि इंश्योरेंस प्लानिंग इक्वल्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग। आप में से किसी को ऐसा लगता है? तो बहुत लोग कहते हैं कि उनको पूछो कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग किया है? बोले हाँ भाई, इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है। देखिए, इंश्योरेंस इज फॉर प्रोटेक्शन। ओके। इंश्योरेंस इज फॉर प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट, मतलब देखो, एक अनाज खाना है ना, मतलब हम जो खाते हैं ना, मेरे पास रोटी है, चावल है, लेकिन मेरे पास सब्जी नहीं है, तो उसका खाने का मजा नहीं आता अपने को, है ना। तो उसी तरीके से इंश्योरेंस मेरा प्रोटेक्शन के लिए है, और बहुत सारे लोग उनको क्लब करके बेचते करते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के जैसे रखो, और फाइनेंस को फाइनेंस के जैसे रखो, क्योंकि जो चीज जिसके लिए है वो उस पर ज्यादा बेटर करती है। तो इंश्योरेंस आप जरूर प्लान करो, और मैं हमेशा कहता हूँ कि पहला चीज अगर कुछ करना है तो इंश्योरेंस प्लान करने चाहिए, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करो। तीसरी चीज, लोगों को ऐसा मिसकॉन्सेप्शन भी है कि हमने टैक्स प्लानिंग की है तो फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई है, मतलब मैंने एटीसी बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। मुझे भी ऐसा लगता था पहले, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें मुझे लगती थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। तो टैक्स प्लानिंग कर लिया, 1.5 लाख रुपए टैक्स बच गया, हो गई मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग। ये भी बहुत गलत है ना। ये भी मिसकॉन्सेप्शन है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो अब बहुत यंग हूँ, क्या 20 साल की उम्र है, 21 साल है, 25 साल है, अब क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, करेंगे जब बच्चे बच्चे हो जाएंगे, 30 40 साल के हो जाएंगे। ऐसा भी कुछ मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में। और कुछ लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टिंग में है ना, वो कंफ्यूज है। हाँ भाई, मेरे तो स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपए लगा के रखे हुए, वो इन्वेस्ट किया है आपने, लेकिन आपको पता है वो 10 लाख का करना क्या है एक्चुअली? आप क्यों कर रहे हो? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि बहुत सारे लोग एसआईपी शुरू करते हैं, किसी मार्केट में पैसा डाल देते हैं, और उनको पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं, इसलिए जब ऐसे मन करता है तो निकाल लेते हैं। तो वो भी, इन्वेस्टिंग अलग है, फाइनेंशियल प्लानिंग अलग है। ठीक है। तो सही तरीका क्या है? अभी हमने काफी सारे मिसकॉन्सेप्शंस की बात कर दी। सही तरीका क्या है कि आप सबसे पहले तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करें। सही एसेट क्लास में डाले। कौन आपको गाइड करेगा? तो एक अच्छा प्लानर आपको गाइड कर सकता है। ठीक है। और रेगुलरली सेव कीजिए। अगर आप रेगुलर करोगे तो आपके गोल्स को अचीव कर पाओगे। ठीक है। कुछ और चीजें आपको बता देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्होंने बताया, आप सबने सुना होगा नाम कंपाउंडिंग का, तो इन्होंने कंपाउंडिंग को एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला। और वो कहते हैं कि कंपाउंडिंग से क्या हो सकता है ना कि, एग्जाम्पल नंबर समझ लेते हैं, हम सबको नंबर समझ में आते हैं ना। तो अगर आपने 15% का कंपाउंडिंग हो रहा है और 100 रुपए रखे, तो 5 साल में वो डबल हो जाता है, 10 साल में 400 हो जाता है, 15 साल में 800 हो जाता है, और 30 साल में 6,400 हो जाता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन या दुनिया के बहुत सक्सेसफुल इंसान है वॉरेन बफे। आप लोग ने नाम सुना है वॉरेन बफे का? यस, नो? यस। यस, चलिए, थैंक यू। सबने नाम सुना होगा, है ना। तो वॉरेन बफे ने अपनी टीन एज में ही है ना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने अपना पहला जो इन्वेस्टमेंट को निकाला वहां से, वो था उनके 60s के बाद में। तो आप सोचो कि कितना लंबा उन्होंने रखा, तो पैसा क्यों बड़ा होगा। तो वॉरेन बफे जब टीन एज में इन्वेस्ट कर रहे थे, या 20s में थे, या 30s में थे, या 40s में थे, तो किसी ने उसका नाम सुना था वॉरेन बफे का, कि भाई वॉरेन बफे बहुत अमीर आदमी है? नहीं था। चल रहा नहीं था, समझ। प्रोसेस चल रहा था, है ना। लेकिन हम कम देर नहीं जानते थे, जब उन्होंने 60s क्रॉस किया, उनकी एसेट
दिखने शुरू हो गए तब हम बात करने लगे, है ना। तो कंपाउंडिंग का मजा कब है, जब आप इसको लॉन्ग टर्म सोचोगे। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं 2 महीने में मेरा पैसा बढ़ जाए, जो एक शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी है आजकल लोगों में, और इसलिए बहुत सारे लोग है ना क्रिप्टोज में, फॉरेक्स में या स्टॉक मार्केट में डालते हैं पैसा, कि मेरा पैसा 2 साल में डबल हो जाएगा, है ना, मेरा पैसा 2 महीने में बढ़ जाएगा। देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके अंदर के रिस्क को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपाउंडिंग को समझिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, जितना आप समय दोगे। जैसे यहाँ 30 साल में हमने देखा 64 टाइम्स बढ़ चुका है। ओके। और किसी ने अगर 60 साल रखा, जैसे कुछ लोग हैं वॉरेन बफे जैसे लोग, तो उनका पैसा कितना गुना बढ़ा होगा। तो ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट ही आपको मिलेगा जब आपके पास टाइम है। मैं क्विकली एक बार बात करूं समराइज करने के लिए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी क्या क्या चीजें होनी चाहिए। कैश फ्लो प्लानिंग भी होनी चाहिए, एस्टेट प्लानिंग होनी चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होनी चाहिए, इंश्योरेंस प्लानिंग होनी चाहिए, टैक्स प्लानिंग होनी चाहिए। ये सभी कंपोनेंट एक फाइनेंशियल प्लानिंग के पार्ट होते हैं। तो मैंने केवल टैक्स कर लिया तो नहीं चलेगा, मैंने केवल इंश्योरेंस कर लिया तो नहीं चलेगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि आप 56 भोग करना चाहते हो, मतलब हर एक तरीके से अच्छे से खाना चाहते हो, तो प्लानिंग में भी बहुत जरूरी है कि आपकी थाली में हर एक प्लेटर पे चीजें को आपने वो किया हो, है ना। तो ये हो गया। करना क्या है, थंब रूल फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले चीज है कि मिक्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाइए, है ना। एक ही जगह पे सब पैसा मत डालो। मतलब मैंने इस पे पहले भी बात किया कि सब पैसा रियल एस्टेट में नहीं डालना है, या सब पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है, या सब पैसा इंश्योरेंस में नहीं डालना है, या सब पैसा स्टॉक में नहीं डालना है। मिक्स पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है। टैक्स जहां बचा सकते हो जरूर बचाइए, और फिर उसके बाद में अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बनाओ, ठीक है। और एक लाइफ इंश्योरेंस या रिस्क कवरेज का प्लान जरूर लेके रखो, क्योंकि अगर ये नहीं किया है तो आपके जितने भी प्लान हैं, अगर आपने इंश्योरेंस प्रॉपर नहीं किए हुए हैं, तो जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसा है ना खा जाता है, एक ऐसी सिचुएशन। मेरे बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ओके। मेरा नाम कुमार गौरव गोडपागी, आप लोग जानते ही हो। ओके, 20 साल से ज़्यादा मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे काफ़ी सारे बिजनेसेस है, ठीक है। लर्न एकेडमी जिसके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, जिसमें हम बुक रीडिंग करते हैं, मॉर्निंग रिचुअल प्रोग्राम करते हैं, और आप लोग के सहयोग से एक ऐसा वीक में हम लोग एक्सपर्ट टॉक भी करते हैं, जैसे जहाँ पे उनमें से कोई जो लोग रेगुलर आते हैं वो एक टॉपिक पे बात करते हैं। मेरी एक और रियल एस्टेट का भी काफी बड़ा फर्म है, ट्रिनिटी 9 सर्विसेज, उसका भी मैं को फाउंडर हूँ। और मेरा लक्ष्य है कि 1 लाख लोगों को मुझे मिलियनेयर बनाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। एक थैंक यू के कहने से पहले एक रॉबर्ट कियोसाकी का जो कोट है उसके बारे में बात करूंगा। इट इज नॉट हाउ मच मनी यू मेक, बट हाउ मच मनी यू कीप, how hard it works for you, and how many generations you keep it for। तो ये जरूरी है कि आप कितना पैसा बनाते हो। ओके। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना पैसा बचाते हो या रख पाते हो अपने लिए, और कितना आप उस पर काम करते हो। ये जरूरी नहीं कि ये है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पैसा कितनी जनरेशन तक जा सकता है ना। और बिलीव मी, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। मैं ऐसे कुछ लोग को जानता हूँ जिनकी सैलरी है ना 5 लाख रुपए, और वो 2 तारीख को आके कहते हैं कि मेरे पास में पैसे नहीं है। सो पैसा कमाना ही हमेशा जरूरी नहीं, पैसे को सही से मैनेज करेंगे तो अगर आप 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 भी बना रहे हो, तो 20 साल 30 साल के बाद में आप मल्टी मिलियनर हो सकते हो, अगर आपने इसको सही तरीके से प्लान किया हुआ है। यहाँ पे मैं अभी के लिए पॉज करता हूँ। आप में से किसी के कुछ सवाल हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ओके। और अगर नहीं है तो मैं ना एक किसी का फाइनेंशियल प्लानिंग करके दिखाना चाहता था कि किस तरीके से हो सकती है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप बताइएगा, लेकिन अभी के लिए रिकॉर्डिंग को कर देते